गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें वीडियो नंबर 1 में आपने देखा था मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं, मृदा कोलाइड्स के जनक किसे कहा गया है, मृदा कोलाइड्स पदार्थों की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में आपने स्टडी की थी। और आपने कल ये भी देखा था कि मृदा कोलाइड्स में कौन कौन से यौगिक उपस्थित होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में पाई चार्ट द्वारा आपने बना के अध्ययन किया था। आज अपन देखेंगे सिलिकेट पर आधारित मृतिका का खनिज रासायनिक संतुलन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, कुल मिलाकर अकार्बनिक मृतिका कोलाइड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखते हैं मृतिका क्या होती है। सामान्य भाषा में आपको कल मैंने बताया था मृतिका रेत की सबसे ऊपरी परत, भूमि की सबसे ऊपरी परत जहाँ पे रेत के बहुत हल्के कण पाए जाते हैं जो हवा के साथ घूमते रहते हैं, वो कहलाती है आपकी मृतिका, जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थात अपन कहते हैं सामान्य भाषा में पंपी धूल, वही क्या है, एक प्रकार की मृतिका है। मृतिका के कणों को अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते, परंतु उच्च क्षमता वाली इलेक्ट्रिकल सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मृतिका में उसमें क्या दिखाई देती है, क्रिस्टलीकृत आकृति दिखाई देती है। अपन उनको माइक्रोस्कोप के साथ देखने पर उनको अलग अलग क्रिस्टलीकृत आकृति दिखाई देती है। उसको रासायनिक संतुलन में अलग अलग प्रॉपर्टी को स्टडी करने पर सिलिकेट मृतिका 3 वर्गों में डिवाइड कर रखा है। कितने? 3 वर्गों में। आप देखोगे 3 वर्ग कौन कौन से, 3 समूह इसके बना रखे हैं। एक तो कैल्साइट, मोनोमोरेलाइट और एलाइट समूह, 3 समूह में इसको डिवाइडेड कर रखा है। तीनों इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा जाता फिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं कैल्साइट समूह। इस समूह की क्या विशेषता होती है, कैसा होता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे, समझेंगे। कैल्साइट समूह में मुख्य जो घटक होता है, मुख्य इसका पार्टीशन होता है, वो क्या होता है, कैल्साइट खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें कैल्साइट नामक का खनिज पदार्थ पाया जाता है और उसके गठन से बनने वाली मृतिका का समूह होता है, वो कैल्साइट समूह की मृतिका कहलाती है। अब इस समूह की विशेषता क्या होती है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रिस्टलीकृत द्विपरतीय मृदा का एक समूह है जो क्रमशः द्विपरतों में कौन से द्विपरतीय है, जो क्रमशः एल्यूमिना व सिलिकेट जो एक अनुपात टाइप में पाई जाती है। जो क्रिस्टलीकृत मृदा है जो द्विपरत में एग्जिस्ट करती है, जो क्रमशः एल्यूमिना व सिलिकेट 1:1 में 1:1 टाइप या 1:1 के रूप में लेयर के रूप में, एक पहले एल्यूमिना का, फिर सिलिकेट के, फिर सिलिकेट, फिर एल्यूमिना, तो एक के बाद एक क्रमांतर क्रम में ये चलने वाली परत है। एल्यूमिना और सिलिकेट दोनों परतें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, जो मजबूत होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल से जुड़ने के कारण वो क्या है कि मजबूती से बंधी रहती है। तो आपको दिमाग में कैल्साइट समूह की मृतिका होती है, उसमें कैल्साइट खनिज के अपघटन होने से कैल्साइट मृतिका का निर्माण होता है। कैल्साइट मृतिका की विशेषता होती है द्विपरतीय होती है, जो क्रमशः एल्यूमिना और सिलिका के संयोजन द्वारा बनती है। एल्यूमिना और सिलिका का रेशियो होता है वो 1:1 में चलता है, जो 1:1 या 1:1 टाइप की सेल के नाम से भी जानी जाती है। एल्यूमिना और सिलिका दोनों परतें किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ऑक्सीजन व हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़ी रहती है, जिसके कारण उनमें मजबूती बनी रहती है। अब देखते हैं इसकी कैटायन विनिमय क्षमता। देखोगे CC बहुत कम होती है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी बाहरी परत होती है वो एल्यूमिना की होती है। एल्यूमिना एक धातु है और धातु में से इलेक्ट्रॉन डोनेट काम करता है और प्लस चार्ज एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, प्लस चार्ज एग्जिस्ट करता है। तब हमेशा इसकी बाहरी से अधिक क्रियाशील होने के कारण वह धनायन किसी प्रकार से ग्रहण नहीं करती। अर्थात हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसकी कैटायन विनिमय क्षमता क्या होती है, कम होती है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी परत होती है वो एल्यूमिना की बनी होती है और एल्यूमिना एक हाईली क्रियाशील एक्टिव धातु है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता और धनात्मक
गुणों वाले कणों के मध्य क्या होता है आपस संबंध पाया जाता है, उसे सहसंयोजन कहते हैं। और आसंजन विपरीत प्रकार के गुणों वाले पदार्थों के मध्य जो आपस संबंध पाया जाता है वो आसंजन, जो आपने कल प्रॉपर्टी में देखा था। इसकी सरंध्र एवं पारगम्यता अत्यधिक होती है। पारगम्यता क्या होती है? अत्यधिक होती है। और विशेष इंपोर्टेंट है कैल्विनेट समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये कैल्विनेट का सूत्र हो जाएगा Al4 Si4 ऑक्सीजन 10 और हाइड्रोक्सिल समूह कितने? 8। ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। याद रखना कैल्विनेट समूह मृत्तिका का रासायनिक सूत्र बताओ। एक नंबर में कई बार प्रश्न पूछते हैं, इन तीनों में से आपको एक फिक्स एकदम फिक्स रहेगा कि इनका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम और सिलिका और ऑक्सीजन 10 और हाइड्रोक्सिल समूह 8 से मिलकर बना होता है रासायनिक सूत्र। अब इसकी संरचना सूत्र क्या है? तो संरचना सूत्र बनाओगे तो एल्यूमिनियम की परत, फिर सिलिका की परत, फिर एल्यूमिनियम की परत, फिर सिलिका की परत, एक क्रम से चलता रहता है, क्रम से डॉट डॉट करके मतलब आगे से आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो बाहरी सतह पर कौन एक्सचेंज होते हैं? धनायन। यहाँ पे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की परत पाई जाती है, इसके कारण बहुत कम पाए जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में धनायन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका। और ये डॉट डॉट बता रहे हैं, ये क्या है? ऑक्सीजन बॉन्ड द्वारा ये क्या है? एक दूसरे पर क्या है? आपस में लिंकेज है, ऑक्सीजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से आपने पहले समूह की मृदा को पढ़ा, कौन सी थी? कैल्विनेट समूह की मृदा की क्या विशेषता है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसका रासायनिक सूत्र है, क्या इसकी संरचना है, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो आप देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र में वापस आपको एक बार दोहरा रहा हूं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8 ऑक्सीजन सॉरी 10 और हाइड्रोक्सिल समूह कितना हो जाएंगे? 8। ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। दिमाग बात रहे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ और दूसरे पे अपन जाएंगे मॉन्टमोरियलाइट टाइप की रासायनिक जो सटान बन रखी उसकी क्या विशेषता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। अब इसको मैं हटा रहा हूँ मैटर को। देखिए अपन बात कर रहे थे सेकंड टाइप की सिलिकेट मृत्तिका की समूह की बात कर रहे हैं। मॉन्टमोरियलाइट समूह क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al4Si8 ऑक्सीजन 20 और हाइड्रोक्सिल समूह कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने बता दिया है आपको एग्जाम पूछा जाएगा अनुभव में। इसमें मुख्य खनिज मॉन्टमोरियलाइट समूह होता है। कौन सा होता है? मॉन्टमोरियलाइट समूह पाया जाता है, मुख्य खनिज यही पाया जाता है। ये क्रिस्टलीकृत त्रिस्तरीय परतों में व्यवस्थित होती है, जो 2 सिलिका और 1 एल्यूमिनियम परत के रूप में पाई जाती है। क्रिस्टलीकृत तो है क्यों क्रिस्टल पाया जाता है, क्रिस्टलीकृत संरचना बननी है, तो परंतु क्रिस्टल का स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे 3 लेयरों में एग्जिस्ट करती है। तो प्रथम 2 मतलब जो बताई जा रही है इसमें 2 लेयर तो है आपकी किसकी? सिलिका की, और 1 है एल्यूमिनियम की। तो सिलिका तो दोनों साइड में और एल्यूमिनियम के बीच में पाई जाती है। एल्यूमिनियम कहाँ पाई जाती है? बीच में। तो सिलिका एल्यूमिनियम सिलिका, वापस सिलिका एल्यूमिनियम सिलिका, इस क्रम में आपके चलता रहेगा। इसका सिस्टम मतलब त्रिस्तरीय परतों में एग्जिस्ट करती है। इसकी मृत्तिका संरचना 2:1 होता है कि 2 एल्यूमिनियम 2 सिलिका की परत और 1 एल्यूमिनियम की परत, तब इसको 2:1 रेशियो के रूप में एग्जिस्ट करती है। इसमें एल्यूमिनियम परत बीच में तथा सिलिका परत क्या होती है? दोनों तरफ होती है। जैसे एल्यूमिनियम तो बीच में आ गई, ऊपर भी सिलिका और नीचे भी क्या होती है? सिलिका, दोनों साइड में सिलिका, बीच में एल्यूमिनियम परत एग्जिस्ट करती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों परत ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह अनुपस्थित होता है, मतलब कम मात्रा में होता है। तब इसमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, तब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने के कारण ये थोड़े बंध क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। ये परत थोड़ी क्या होती है? वीकली होती है। इसमें कैटायन एक्सचेंज एनर्जी या कैपेसिटी की बात करते हैं। कैटायन विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय
क्षमता की बात करें वो क्या होगी, कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम परत क्या होती है, धातु परत के बीच में पाई जाती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्यागने के कारण मतलब प्लस आयन के रूप में बनाएंगे वो बीच में पाए जाने के कारण ये दोनों साइड में चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें कैटायन की क्षमता कैल्शियम की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। कैल्शियम परत की तुलना में इसमें कैटायन की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। इसमें सुगठिता, सहसंयोजन, फैलाव तथा संकुचन कैल्शियम की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। सरंध्रता व पारगम्यता क्या होगी, कम होती है। सरंध्रता व पारगम्यता की कंडीशन देखें तो इसमें क्या होगी, कम होगी। मृदा को जल देने पर मृदा को जल देने पर यहाँ पे मृदा को जल देने पर फूलती है तथा सूखने पर सिकुड़ती है तथा इसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी दरारें बन जाती है। क्या बन जाती है, अपने सामान्य भाषा में कहते हैं माटी वाली मिट्टी है। कैसी है, माटी वाली, जो पानी देने पर तो क्या होगी, फैलेगी, पानी देने पर क्या होगी, फैलेगी, परंतु जैसे उसमें से पानी सिकुड़ेगा तो सूख जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, दरारें हो जाती है। क्या हो जाती है, दरारें, लिकरे टाइप। आप देखोगे दरारें खेत में कभी बार या तालाब में आपने देखोगे, तालाब की मिट्टी में तो पानी जैसे सूख जाता है तो उसमें क्या होती है, ऐसे लिकरे हो जाती है, सिरे लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है। तब खेती के लिए, जुताई के लिए मिट्टी उचित नहीं मानी जाती, जुताई के लिए क्या है, अनुपयोगी। इसकी संरचना सूत्र की बात करें, अपने डायग्राम की बात करें तो दो सिलिका की परत, बीच में एल्यूमिनियम ले रखी, प्लस प्लस दो स्तंभ पाए और फिर बाद में इस प्रकार से इसमें प्रसार दूरी क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, सिलिका के मध्य क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप उत्पन्न हो जाता है, समान परतों के मध्य क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप, और जिसके कारण क्या होगी, प्रसारित हो जाती है, फैल जाती है, और फैलने का इसमें बनाने की क्षमता क्या होगी, अधिक होती है। तो ये हो जाएगी इसकी मोनोपोलियाइट समूह की मृत्तिका की विशेषता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन तीसरे टाइप में पढ़ने जाएंगे, इलेनाइट चट्टान, डायरेक्टली उसके बारे में क्या देखो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए तीसरी टाइप की चट्टान आप पढ़ने जा रहे हो, इलेनाइट चट्टान क्या होती है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इसे हाइड्रस माइका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रस माइका के नाम से भी जानी जाती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका है ऑक्सीजन 20 और हाइड्रोक्सिल समूह है 4। ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। तीनों का मैंने रासायनिक सूत्र बताया, तीनों में से एग्जाम में एक पूछा जाएगा, बार-बार मैं बात को दोहराऊं परंतु ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। ये भी इलेनाइट खनिज युक्त क्रिस्टलीकृत संरचना है जो मोंटमोरियलाइट चट्टान की तरह होती है। मोंटमोरियलाइट चट्टान में होता है त्रिस्तरीय परत के रूप में एक्जिस्ट करती है, तो ये भी शायद त्रिस्तरीय परत होती है। एल्यूमिनियम परत बीच में होती है और दो क्या होती है, सिलिका परत, ऊपर और नीचे क्या होती है, सिलिका परत। तो ये भी त्रिस्तरीय परत है, मोंटमोरियलाइट की तरह ही है, परंतु इसमें डिफरेंस क्या होगा, दो क्रिस्टलीकृत इकाई को जोड़ने के लिए इसमें क्या आएगा, पोटेशियम आयन आ जाता है। क्या आता है, पोटेशियम द्वारा जुड़ी रहती है। दो सिलिका और एक एल्यूमिनियम परत होती है, परंतु इसमें दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम आयन आ जाता है। क्या आता है, पोटेशियम आयन आता है, यही डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण मोंटमोरियलाइट और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी। अतः मोंटमोरियलाइट की तुलना में ये कम प्रसारित होती है, क्योंकि पोटेशियम आने के कारण दोनों को क्या करता है, दोनों पोटेशियम पॉजिटिव होता है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने काम करेगा। दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज के कारण ऋणायनों को दोनों साइड से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचने काम करता है, और तब इसकी दूरी क्या होगी, कम। जबकि मोंटमोरियलाइट में ये पोटेशियम नहीं था, तब दोनों समान सेल में क्या होता है, प्रत्येक प्रभाव अधिक होने के कारण ये प्रसारित दूरी क्या थी, अधिक थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसकी वजह से सुगठिता, सहसंयोजन, फैलाव व संकुचन मोंटमोरियलाइट की तुलना में कम होता है, परंतु कैल्शियम चट्टान की तुलना में क्या होता है, इसमें अधिक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो अपन ने बेसिकली ये तीनों चट्टानों का अपन ने स्टडी की, और स्टडी करने पर आपने देखा कि तीनों चट्टानों की अलग अलग विशेषताएं, तीनों चट्टान मतलब तीनों खनिज चट्टान से मिलते हैं और उनसे मिलकर बनने वाले मृत्तिका के समूह को, तीनों की स्टडी की, तीनों मृत्तिका समूह को स्टडी करने पर देखने को मिलता है
क्रिस्टलीय संरचना बनाते तीन परतें बनाओगे, एक एल्यूमिना बीच में और सिलिका दोनों साइड में, और दोनों एल्यूमिना और ये सिलिका परतें किससे लिंकेज होगी? ऑक्सीजन बंध द्वारा। ये क्या आपके ऑक्सीजन बंध द्वारा क्या होती है? दोनों ये परतें लिंकेज होती है और दोनों क्रिस्टलीय इकाइयां होती है पोटेशियम द्वारा जुड़ी रहती है। ये बताया धनायन प्रोसेस। जहाँ पे सिलिका है वहाँ पे क्या होगा? धनायन प्रोसेस देखने को मिलेगा। एल्यूमिना की परत पे धनायन परत नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये बेसिकली तीनों परतों के बारे में अपने अध्ययन किया। अब तीनों परतों का अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे अपन पढ़ेंगे, तीनों परतों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है और उनकी तीनों क्या क्या विशेषता होती है। शॉर्ट में अपन टेबल के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करके मैं बताता हूँ। उसको देखिए आप कि उसकी संरचना क्या है, आकार क्या है, आकृति कैसे होती है, सतह क्षेत्रफल कितना है, आंतरिक पृष्ठ कैसा होता है, सहसंयोजन, सुगठितता व फैलाव से पूर्ण फैलना यह क्षमता कितनी पाई जाती है, बाह्य पृष्ठ कैसा होता है, कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है, ऋणायन क्षमता क्या होती है, प्रतिस्थापन क्या होता है, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। ये पढ़ने के जस्ट बाद में आप देखोगे अगला बिंदु आपका है मृत्तिका खनिज का महत्व क्या क्या है। मृत्तिका खनिज का महत्व क्या क्या है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपने लिख दिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको। देखिए आगे सिलिकेट मृत्तिका की खनिजों की तुलनात्मक अध्ययन। अगला देखोगे आप सिलिकेट मृत्तिका खनिजों की तुलनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं तो अपन क्या पाते हैं कि मृत्तिका में तीन प्रकार के समूह आपने देखे थे, मोनोमोलेराइट, ईलाइट और कैलेराइट। ये तीन प्रकार के समूह होते हैं और तीनों का आपने विस्तार रूप से अध्ययन भी किया कि कौन सी सतह की क्या विशेषता होती है, क्या क्या नहीं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में आपने स्टडी की थी। तो अब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो इसकी संरचना कैसे होते हैं, आकार, आकृति, सतह, क्षेत्रफल, सुगठितता, संचलन, फैलाव आदि के ये गुण कैसे होते हैं, कैटायन एक्शन कैपेसिटी कितनी है और प्रतिस्थापन कौन से पार्ट किसके द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो हम जानते हैं मोनोमोलेराइट सतह होती है वो 2:1 तथा फैलाव युक्त होती है। अपन ने सतह की पूरी स्ट्रक्चरली बनाई हुई संरचना तब 2:1 एल्यूमिनियम के दोनों तरफ सिलिका के दोनों परतें पाई जाती है। एल्यूमिनियम के बीच में परत होती है और दोनों तरफ क्या होती है, सिलिका की परत होती है और उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव आयन उपस्थित होने के कारण सिलिका के मध्य प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक उत्पन्न होता है और उनमें प्रसार अधिक होने के कारण फैलाव युक्त होती है। वो क्या है, फैलाव युक्त। जबकि ईओलाइट में भी आपके 2:2 में मिला था परंतु उसमें पोटेशियम आयन आने के कारण बीच में क्या गया, दोनों इकाइयों के मध्य पोटेशियम आयन आ गया था जो दोनों ऋणायन सिलिका को दोनों को अट्रैक्ट करने का काम करता, दोनों किसके रखता, तब उसका फैलाव क्या था उसकी तुलना में कम परंतु उसकी तुलना में अधिक। जबकि कैल्विन सतह में 1:1 टाइप की थी और उसका अनुपात क्या था, स्थिर, किसी प्रकार का फैलाव नहीं हो रहा था। आकार देखें तो इसका आकार है 0.01 से 1.0 के बीच में, इसका आकार हो जाएगा 0.1 से 2 सेंटीमीटर के रूप में और इसका हो जाएगा 0.1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में लगभग इसका आकार होता है। आकृति अनियमित जबकि इसकी कैसे थी, षटकोणीय आकृति बनती जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर आपको आइडेंटिफाई होता है। सतह क्षेत्रफल 700 से 800, 100 से 120 और 5 से 20 के बीच में होता है। तो ये मतलब बहुत कम सतह पर पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत कम, जबकि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली ये इसका घनत्व भी अधिक होगा। सुगठितता, सहसंयोजन, फैलाव से पूर्ण इसमें हाई होता है, इसमें मध्यम होता है, इसमें सबसे कम होता है। आप तुलनात्मक अध्ययन करते रहना, पढ़ते रहना, व्यवस्थित नोट्स भी साथ साथ बनाने और जो आपके नंबरिकल पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको भी आपको स्टडी करनी है।
कैटायनिक रिएक्शन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 60 से 100 के बीच में, 20 से 40 और 30 से 15 के मध्य। और प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम तथा फेरस को क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। इसमें सिलिकॉन परत एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित करती है, जबकि उसमें कोई प्रतिस्थापन का प्रोसेस होता भी नहीं। तो ये हमने देखा था परतों का तुलनात्मक अध्ययन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि तीनों परतों का डायग्राम बनाना पहले, फिर बाद में तीनों का रासायनिक सूत्र लिख दोगे, फिर बाद में उनकी परतें स्ट्रक्चर कैसे द्विव में या त्रिव में उसकी स्ट्रक्चर बना दोगे, फिर उनके बाद में लिखोगे इस पर क्रमागत है या एक परत को छोड़ के दूसरी परत आ रही है, किस प्रकार से उसका जिक्र बना रखा है, आकृति कैसे बता रखी है, उसको आप पढ़ोगे। अब अपन पढ़ रहे हैं मृत्तिका के कुछ उपयोग क्या है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि मृत्तिका होती है, उनके कई उपयोग होते हैं, उनको अपन देखते हैं उपयोग का क्या क्या उपयोग होते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन पढ़ने जा रहे हैं मृत्तिका खनिज का महत्व क्या है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अब अपन देख रहे हैं मृत्तिका खनिज का क्या क्या महत्व है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। एक एक को अपन आपको पढ़ाएंगे और बता रहे हैं कि कौन से पार्ट में इसका क्या रोल रहता है। उसमें मुख्य बिंदु आपने मैंने मुख्य बिंदु लिखे, उस पर अपन एक एक के बारे में क्या डिस्कस भी करेंगे। देखिए पहला क्या बताया मृदा उर्वरता बढ़ाने में, दूसरा जल धारण क्षमता में, तीसरा ढलाई में क्षमता में, चौथा पोषक तत्व अधिशोषण में, पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि में और बंधक प्रभाव उत्पन्न करने में। अब पहला देखते हैं अपन हस्त मृत्तिका। आप देखते हो मृत्तिका मृदा में पाया जाने वाला सक्रिय तत्व है, मृदा में पाया जाने वाला सबसे सक्रिय तत्व है जो एक स्थान दूसरे स्थान में गतिशील होने का मतलब मूवमेंट में करता है। तो देखते हो मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में मृत्तिका की मुख्य भूमिका है। जितनी मृत्तिका की मृदा मात्रा अधिक होगी उतनी मृदा में उर्वरक क्षमता की मात्रा बढ़ती है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं मृदा की उर्वरक क्षमता समानुपाती मृत्तिका की मात्रा। जितनी मृदा में मृत्तिका की मात्रा अधिक होगी उतनी उर्वरक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा पॉइंट आ रहा है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता से आप क्या समझते हो, आपको क्या तात्पर्य? यस, आप जानते हो जल धारण क्षमता का मतलब जल को अधिशोषण करने की मृदा में क्षमता को कहते हैं अपन जल धारण क्षमता। तो मृदा में जितनी मृत्तिका की मात्रा अधिक होगी उतनी उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। कैसे? अपन देखते हैं कि मृत्तिका के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मृत्तिका के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कारण उनमें पानी लंबे समय तक क्या होता है, बना रहता है। क्योंकि जैसे आप देखोगे मृत्तिका के बहुत पास पाया जाता है, जिसके कारण पानी यहाँ पे पड़ा रहेगा तो लंबे समय तक पानी पड़ा रहेगा। उसके बाद वो पूरे पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि जितनी मृदा में मृत्तिका की मात्रा होगी उतने जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तब देखते हो तालाबों में लंबे समय तक पानी पड़ा रहता है, कारण क्या है, उसमें मृत्तिका की क्वांटिटी क्या है, अधिक। तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हो धनायन देने में क्षमता। धनायन देने में क्षमता, मृदा में धनायन देने में क्षमता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मृत्तिका पर हमेशा कौन सा अंश पाया जाता है, ऋण अंश पाया जाता है। कौन सा अंश पाया जाता है मृत्तिका पर? हम जानते हैं मृत्तिका पे कौन सा अंश पाया जाता है, मृत्तिका और सिलिका ऑक्साइड पर ऋणावेश पाया जाता है। ये दिमाग की बात है। मृत्तिका पे कौन सा अंश पाया जाता है, ऋण अंश। तो मृत्तिका पे ऋण अंश पाया जाता है। जितनी मृदा में मृत्तिका की क्वांटिटी अधिक होगी उतने ही धनायन होने में क्षमता करने की टेंडेंसी क्या होती है, कंपाउंड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। उतने धनायन होने में क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कलह समानुपाती
कलह समानुपाती क्या जाएगी आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मृत्तिका की मात्रा क्या होती है हमेशा समानुपाती चलती है। क्या धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका की मात्रा की समानुपाती चलती है। कारण क्या है? क्योंकि जितनी मात्रा में मृत्तिका की मात्रा होगी उतनी उसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, कारण कि मृत्तिका पर ऋण आवेश पाया जाता है। अब देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या दे रखा है? पोषक तत्वों का अधिशोषण। पोषक तत्वों के अधिशोषण पर मृत्तिका का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर अपन देखते हैं। मृत्तिका का सूक्ष्म कण होने के कारण इनका बाह्य क्षेत्रफल अधिक होता है। मृत्तिका के कणों का क्षेत्रफल क्या होता है? सूक्ष्म होने के कारण उनका क्षेत्रफल अधिक फैले रहते हैं और अधिक क्षेत्रफल फैलने के कारण इनके कणों को ऋणांशित होने के कारण धनायन अधिक से अधिक अवधिशोषित होते हैं और पोषक पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी होती है। क्या बताया जा रहा है? मृत्तिका के कण सूक्ष्म होने के कारण अधिक क्षेत्रफल पे क्या होते हैं? फैले रहते हैं। अधिक क्षेत्रफल पे फैले रहेंगे तो जितने भी उस पे ऋणांश तो है ही, आप जानते हैं मृत्तिका पर ऋणांश है, तो जितने भी प्रकार के पौधों के लिए पॉजिटिव आवेश होते हैं उनको जल्दी से अधिशोषित करने की क्षमता इसकी क्या होती है? अधिक। पादप पोषक तत्वों का अधिशोषण की दर इंक्रीज समानुपाती मृत्तिका का क्षेत्रफल। जितना मृत्तिका का क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी अधिशोषण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला पॉइंट आ रहा है पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। मृदा में पोषक तत्वों के तत्वों कौन कौन से तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक है उनके भंडारण में वृद्धि होती है। जैसे आप देखते हो जितने भी मृत्तिका पर ऋणांश पाया जाता है, जितने भी धनायन होता है उनको अधिशोषण करने में भंडारण करने में वृद्धि हो जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम आयन आदि धनायनों को अधिशोषण के भंडारण में वृद्धि हो जाती है और पौधों को आवश्यकता अनुसार मृदा विलेन में तत्व आसानी से पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए जितने प्रकार के पॉजिटिव आवेश वाले होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। इन जितने भी प्रकार के धनायन होते हैं वो मृत्तिका पर ऋणांश होने के कारण इनमें एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तब ये क्या होते हैं? इन मृदा में अधिक मात्रा इनकी बढ़ जाती है जो पौधे को डायरेक्टली विलेन के रूप में मिले होगा या इनडायरेक्ट रूप से पौधों को प्रदान करने से मृदा की टेंडेंसी बढ़ जाती है और उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी भूमिका रहती है। तो पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि करती है। कौन से पोषक तत्व? पादपों के लिए काम आने वाले विशेष पोषक तत्वों को भंडारण करने में मृत्तिका की विशेष भूमिका रहती है। अब छठा पॉइंट आ रहा है बंधन प्रभाव। बंधन प्रभाव का मतलब क्या होता है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। बंधन का मतलब क्या होता है और बंधक प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है उस पर अपन बात कर रहे हैं। मृत्तिका के कण सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण करता है तथा साथ के बालू के कणों को बांधने की क्षमता रखती है और जिससे भूमि के भौतिक सुधार में सुधार क्या बताया जा रहा है? इसमें शीर्ष सुपापन का गुण पाया जाता है। मृत्तिका में कैसा होता है? शीर्ष सुपापन का गुण होता है। मृत्तिका के कण छोटे छोटे होते हैं तब मृत्तिका के कण तो आपस में चिपकते हैं, उसके अतिरिक्त उसमें आने वाले बालू के कण भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपस में जॉइंटेड हो जाते हैं। बालू के कण भी आपस में क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं और जिसके कारण वो बंधे रहते हैं और इसके कारण आप देखोगे मृदुलेखन भूमि को फैलने में क्या आती है? कमी। अर्थात अपन कह सकते हैं मृदा की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में सुधार करने में मृत्तिका की विशेष भूमिका रहती है। तो बंधक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दिमाग बात है कि मृत्तिका के कण छोटे होने के कारण उनमें शीर्ष सुपापन का गुण भी पाया जाता है जो बालू के कणों को आपस में बांधने की क्षमता पाई जाती है और वो मृदा के भौतिक एवं रासायनिक प्रॉपर्टी को परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये था कि मृत्तिका के महत्व पर आधारित टॉपिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज आपने पढ़ा है सिलिकेट युक्त विभिन्न प्रकार के मृत्तिका के समूहों का अध्ययन किया
उसके बाद में उनका तुलनात्मक अध्ययन और फिर बाद में मृत्तिका का क्या महत्व है उस पर आधारित आपने आज टॉपिक पढ़ा। कल का वीडियो और आज का वीडियो आपने देखोगे तो आपके पाठ लगभग 75% पाठ का टॉपिक कवर हो जाता है। फिर पीछे रहता है कार्बनिक मृत्तिका की स्टडी, वो अपना अगले वीडियो पढ़ेंगे। कल आपको प्रश्न दिए होंगे वो आपने किए होंगे, और जितना मैटर आपको बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से बैठ के एकांत में बैठ के पढ़ के व्यवस्थित नोट्स बनाना है। साथ साथ मैटर को याद करते रहोगे। जब भी आप आओगे तब मैटर के रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। और ये भी बताया जा रहा है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।